हेलो गाइस। फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग फिर से स्टार्ट करने जा रहे हैं डी फार्मा फर्स्ट ईयर का चैप्टर 1 और पार्ट 2। जैसे कि हमने पहले चैप्टर में क्या क्या पढ़ा था, है ना। डेफिनेशन पढ़ी थी, स्कोप पढ़ा था किसका, सोशल फार्मेसी का, और डिसिप्लिन पढ़े थे, ठीक है। और क्या क्या रोल होता है फार्मासिस्ट का, हमने ये सब पढ़ा है। अब हम पार्ट 2 में क्या क्या पढ़ेंगे, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ। किसी भी व्यक्ति को हेल्दी कब कह सकते हैं, ठीक है, इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे, ठीक है। थोड़ी सी डेफिनेशन पढ़ेंगे, और क्या क्या डायमेंशंस होते हैं, आयाम क्या क्या होते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे। और डिटर्मिनेशन क्या होता है, निर्धारक कौन कौन से होते हैं, वो सब के बारे में हम थोड़ा सा पढ़ेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे हेल्थ इंडिकेटर्स। क्या क्या हेल्थ इंडिकेटर्स होते हैं, है ना, इसके बारे में हम थोड़ा सा पढ़ेंगे। इसी के साथ हम लोग स्टार्ट करते हैं। अब हम जानते हैं कि कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ अकॉर्डिंग टू WHO। तो WHO के अकॉर्डिंग WHO ने ये बोला है, किसी व्यक्ति को स्वस्थ हम तब कह सकते हैं जब वो कैसा हो, फ्री फ्रॉम डिजीज हो। मतलब कोई भी डिजीज व्यक्ति के अंदर प्रेजेंस ना हो, ठीक है, उसी को हम क्या बोलते हैं, हेल्थ, है ना। हेल्दी का मतलब क्या होता है, हेल्थ का मतलब क्या होता है, देखो, कोई भी व्यक्ति, है ना, हेल्दी तब हम उसको कह सकते हैं जब वो कैसा हो, फ्री फ्रॉम डिजीज, ठीक है। समझ में आ रहा है आपको, ठीक है। वैसे हम ले लेते हैं, जैसे क्या हो, बीमारी, अनुपस्थिति नहीं, बल्कि शरीर की मानसिक और सामाजिक कल्याण में पूर्ण स्थिति सम्मिलित है, जिसमें क्या है, फार्मासिस्ट का रोल क्या रहता है, दवा संबंधी समस्याओं को कम करके प्रभावी स्वास्थ्य प्रबंधन के माध्यम व्यक्तिगत की समुदाय व स्वास्थ्य में योगदान करना। जैसे कोई भी फार्मासिस्ट हुआ, उसका कार्य क्या होगा, अगर कोई भी दवा से रिलेटेड प्रॉब्लम आ रही है उसको सॉल्व करके, है ना, स्वास्थ्य के प्रति वो अपना क्या दे, योगदान करें, ठीक है। वैसे हम थोड़े पॉइंट वाइज भी हम समझ लेते हैं क्या होता है। जो सबसे प्राचीन मान्यताओं के अनुसार किसी भी पर्सन को हेल्दी तब कहा जा सकता है जब वह कैसा हो, बीमारी से मुक्त हो, ठीक है। वैसे इंग्लिश में थोड़ा सा और दे रखा है, एब्सेंस ऑफ डिजीज इज कॉल्ड हेल्थ। मतलब व्यक्ति के अंदर कोई भी बीमारी नहीं है, उसी को हम क्या बोलते हैं, हेल्थ, ठीक है। अब फिर WHO के अकॉर्डिंग थोड़ा सा और हम समझ लेते हैं, ठीक है। देखो, WHO ने अपनी डेफिनेशन कब दी, 1948 में दी थी, जिसमें बताया गया कि हेल्थ वह अवस्था है जिसमें पर्सन कैसा हो, फिजिकली, मेंटली और सोशली कैसा होना चाहिए, उसके अंदर कोई भी डिजीज नहीं हो, ठीक है, स्वस्थ हो, कैसा हो, फिजिकली, मेंटली और सोशली व्यक्ति कैसा हो, स्वस्थ। मतलब स्वस्थ का मतलब क्या है, फिर से एक वर्ड आ गया, स्वस्थ का मतलब होता है हेल्दी। क्या होता है, हेल्दी, ठीक है। व्यक्ति तब स्वस्थ कहा जा सकता है जब पर्सन कैसा, फिजिकली, मेंटली और सोशली हेल्दी होना चाहिए, ठीक है। और उसके अंदर क्या ना हो, कोई भी डिजीज ना हो, ठीक है। ये WHO के अकॉर्डिंग डेफिनेशन है, ठीक है। ऐसे ही हम फिर से हम आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा और जानते हैं क्या होता है। देखो, प्रिंसिपल ऑफ हेल्थ, ठीक है, मतलब स्वास्थ्य के सिद्धांत क्या क्या होते हैं। तो स्वास्थ्य के सिद्धांत निम्न प्रकार से हैं। सबसे पहले क्या है, स्वास्थ्य ह्यूमन का मौलिक अधिकार है। भाई हर एक व्यक्ति चाहता है कि हम कैसे रहें, स्वस्थ रहें। ये व्यक्ति का क्या है, एक मौलिक अधिकार है, ठीक है। वैसे ही दूसरा पॉइंट हमारा क्या है, देखो, स्वास्थ्य डेवलपमेंट का एक अभिन्न अंग है, ठीक है। हर व्यक्ति क्या चाहता है, स्वस्थ रहे भाई, डेवलप रहे, ठीक है। तीसरा पॉइंट हमारा क्या है, स्वास्थ्य जीवन की गुणवत्ता की संकल्पना का केंद्र है, ठीक है। चौथा क्या है, मरीजों को दवाई के बारे में सही जानकारी देना, ये भी क्या है, प्रिंसिपल ऑफ हेल्थ, मतलब स्वास्थ्य का क्या है, सिद्धांत है। मतलब कोई भी व्यक्ति है तो उसको तुम कोई भी मेडिसिन अगर दे रहे हो तो कैसे ही हो, बिल्कुल अच्छी मेडिसिन और सही मेडिसिन देनी चाहिए, ठीक है। अब वैसे हम लोग डायमेंशन की बात करें, वेरियस डायमेंशन ऑफ हेल्थ, क्या क्या डायमेंशन होते हैं हेल्थ के, मतलब स्वास्थ्य के अभिन्न आयाम कौन कौन से होते हैं। तो देखो, कोई भी व्यक्ति हो, सबसे पहला कैसा हो, फिजिकली हेल्दी होना चाहिए, ठीक है। वो व्यक्ति मेंटली हेल्दी होना चाहिए, और तीसरा सोशली हेल्दी होना चाहिए,
ठीक है। अब हम इसको थोड़ा थोड़ा सा और जानते हैं, क्या क्या होता है फिजिकल हेल्थ, क्या होता है मेंटल हेल्थ, क्या होता है सोशल हेल्थ। फिजिकल हेल्थ को हम क्या बोलते हैं, शारीरिक स्वास्थ्य। मेंटल हेल्थ को बोलते हैं मानसिक स्वास्थ्य। और सोशल हेल्थ को बोलते हैं हम सामाजिक स्वास्थ्य। ठीक है। देखो फिजिकल हेल्थ क्या होती है, मतलब शारीरिक स्वास्थ्य क्या होता है। देखो प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ बॉडी इज कॉल्ड एज फिजिकल हेल्थ। मतलब व्यक्ति का जो शरीर है अगर पूरी तरीके से कार्य कर रहा है तो उसको हम क्या बोल सकते हैं, वो फिजिकली हेल्दी है। ठीक है। दूसरा पॉइंट जानते हैं क्या है। फिजिकली स्वस्थ व्यक्ति के निम्न लक्षण है जिसमें पता लगता है यह व्यक्ति फिजिकली कैसा है, स्वस्थ है। तो कौन कौन से लक्षण हम जानते हैं। देखो उसकी बॉडी कैसी होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए। ठीक है। फिजिकल मतलब अगर देखा जाए फिजिकली हेल्दी किस व्यक्ति को कह सकते हो, जिसकी बॉडी कैसी हो, अच्छी हो। ठीक है। दूसरा, उसके क्लियर टीथ होने चाहिए, जो उसके दांत है एकदम कैसे होने चाहिए, साफ होने चाहिए। ठीक है। अगला है हमारा पॉइंट, उसकी चमकती हुई आंखें होनी चाहिए। स्वस्थ व्यक्ति की क्या हो, चमकती हुई आंखें हों। ठीक है। उसके क्लीन स्किन होनी चाहिए। ठीक है। चमकती हुई स्किन होनी चाहिए। उसके चमकते हुए बाल होने चाहिए। किसके होने चाहिए, फिजिकली हेल्दी पर्सन के चमकते हुए बाल होने चाहिए। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे आगे, अगला पॉइंट है, इसके अलावा फिजिकली स्वस्थ व्यक्ति की बॉडी और डाइजेस्टिव फंक्शन नियंत्रित कार्य होना आवश्यक है। मतलब स्वस्थ व्यक्ति का जो डाइजेशन है वो भी कैसा होना चाहिए, एकदम अच्छा होना चाहिए। डाइजेशन का मतलब होता है अगर किसी व्यक्ति ने कोई चीज़ खाई है तो ऐसा ना हो उस व्यक्ति को वो चीज़ पचे नहीं, है ना। उसकी पाचन क्रिया कैसी होना है, डाइजेस्टिव फंक्शन का मतलब होता है पाचन क्रिया एकदम कैसी होनी चाहिए, नियंत्रित कार्यरत होनी चाहिए। मतलब लगातार वो कार्य कर रही हो, ऐसी ना हो उसका डाइजेशन गड़बड़ हो। डाइजेशन गड़बड़ हो तो उस व्यक्ति को तुम कभी भी कह सकते हो वो फिजिकली हेल्दी है, नहीं कह सकते हैं। ठीक है। और हेल्दी पर्सन के ऑर्गन का वर्क नॉर्मल होना चाहिए। ऑर्गन का मतलब आप जानते हैं, है ना। मतलब बॉडी के अंग कैसे हों, एकदम वर्क उनका एकदम नॉर्मल होना चाहिए। ठीक है। अगला पॉइंट जानते हैं क्या है। इस पर्सन की पल्स रेट, मतलब जो भी व्यक्ति है उस पर्सन की जो पल्स रेट है, ब्लड प्रेशर है, बॉडी वेट है इत्यादि कैसा होना चाहिए, नॉर्मल होना चाहिए। ठीक है। तब उस पर्सन को हम क्या कह सकते हैं, हेल्दी कहा जा सकता है। ठीक है। वैसे हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और जानते हैं क्या होता है। तो देखो मेंटल हेल्थ, जिसको हम क्या बोलते हैं, मानसिक स्वास्थ्य। मतलब अगर किसी भी व्यक्ति की मेंटल हेल्थ अगर अच्छी नहीं होगी, ठीक है, तो तुम उसे कभी भी स्वस्थ नहीं बोल सकते हो, है ना। जैसे रोड के किनारे अगर कोई पागल जा रहा है, कुछ बड़बड़ाते हुए जा रहा है, तो क्या तुम उसको स्वस्थ कह सकते हो, उसके चमकते हुए बाल हों, है ना, चमकते हुए दांत हों, सब कुछ अच्छा हो उस बॉडी में, मतलब उसकी बॉडी में सब कुछ अच्छा हो, और तुम उसको कभी मेंटली हेल्दी कह सकते हो अगर वो बड़बड़ाते हुए जा रहा है, नहीं कह सकते हैं यार, है ना। तो वैसे मेंटल हेल्दी होना भी बहुत ज़रूरी होता है। यदि किसी पर्सन को मानसिक समस्या नहीं है तो हम उस पर्सन को मेंटली हेल्दी कह सकते हैं। ठीक है। अगर कोई व्यक्ति है उसको कोई भी मानसिक समस्या नहीं है तो उसको हम क्या कह सकते हैं, मेंटली हेल्दी कह सकते हैं। ठीक है। दूसरा पॉइंट जानते हैं, जिस पर्सन का अपनी भावनाओं पर नियंत्रण दूसरे पर्सन के लिए यह संवेदनशीलता है, तो उस पर्सन को हम कैसे कह सकते हैं, मेंटली हेल्दी कह सकते हैं। जैसे कहने का मतलब इसका ये है, कोई भी व्यक्ति है, जैसे मान लो पास से कोई बूढ़ा व्यक्ति निकल रहा है, ठीक है, उसके हाथों में बहुत सारा वजन है, वो बेचारा चल नहीं पा रहा है ना। और जो स्वस्थ व्यक्ति है, मेंटली हेल्दी व्यक्ति है, वो क्या करेगा, उस बूढ़े व्यक्ति की मदद करेगा, है ना। तो इसीलिए इसमें लिखा है, तो उस पर्सन की मेंटल हेल्दी कहा जा सकता है, कैसा हो, संवेदनशील हो।
कैसा हो, दूसरे के प्रति कैसा होना चाहिए, संवेदनशील होना चाहिए व्यक्ति को। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं, उसकी कुछ विशेषताएं जानते हैं। किसकी, मेंटल हेल्दी पर्सन की कुछ विशेषताएं होती हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम जानते हैं क्या है, पर्सन आंतरिक संघर्षों से मुक्त होना चाहिए। ऐसा नहीं है वो घर पे लड़ाई झगड़े कर रहा हो, घर पे मार तोड़ कर रहा हो और तुम उस व्यक्ति को क्या कहो, मेंटली हेल्दी है। ऐसे व्यक्ति को मेंटली हेल्दी नहीं कह सकते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट, व्यक्ति अपने आसपास के वातावरण में अच्छी तरह से संयोजित होना चाहिए। देखो, आसपास के वातावरण से क्या होना चाहिए, उसका जो नेचर है वो सबसे मिलनसार होना चाहिए। ठीक है, ऐसा ना हो उस व्यक्ति को देखे वो आदमी चला जाए। ऐसा व्यक्ति को हम क्या कह सकते हैं, मेंटली हेल्दी नहीं कह सकते हैं। ऐसे व्यक्ति को हम मेंटली हेल्दी कह सकते हैं जिसका व्यवहार कैसा हो, बहुत अच्छा हो लोगों के प्रति। ठीक है, अगला क्या है, संयुक्त के अंतर आत्मसम्मान की प्रबल भावना होनी चाहिए। मतलब जो कोई मेंटली हेल्दी व्यक्ति है उसके अंदर आत्मसम्मान की भावना होनी चाहिए, मतलब बड़ों का आदर करना आना चाहिए। ये सब चीजें भी इसमें देखी जाती हैं। अगला क्या है, पर्सन को अपने आप ही अपनी आवश्यकताओं समस्याओं व लक्षणों का ज्ञान होना चाहिए। ये भी पॉइंट का बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, अगला क्या है, पर्सन की समस्याओं से सामना होने पर बुद्धिमानी से उसका समाधान करना चाहिए। अगर देखो कोई भी व्यक्ति है ना, उसको अगर प्रॉब्लम हो रही है तो ऐसा नहीं है वो प्रॉब्लम को छोड़ के भाग जाए, उसका सामना करे। क्या करे, सामना। ठीक है, ऐसा होना चाहिए। अब हम थोड़ा सा और आगे जानते हैं क्या क्या होता है। अगला है आपका टॉपिक सोशल हेल्थ। मतलब सोशल हेल्थ क्या होती है, हम लोग ये भी समझ लेते हैं। जैसे हम लोगों ने समझा फिजिकल हेल्थ क्या होती है, मेंटल हेल्थ क्या होती है, वैसे ही हम फिर जानते हैं कि सोशल हेल्थ क्या होती है। देखो, सोशल हेल्थ का मतलब किसी भी पर्सन का समाज से व्यक्तियों के मध्य और अन्य सामाजिक लोगों के साथ व्यवहार जैसा है। यदि किसी पर्सन का समाज अच्छा है, मतलब समाज के साथ व्यवहार अच्छा है, तो उस पर्सन को हम क्या कह सकते हैं, सोशली हेल्दी कह सकते हैं। जैसे कोई भी व्यक्ति है ना, जैसे आप हैं, ऐसी जगह रहते हैं जहाँ पे बहुत सारी बस्ती है और आपका नेचर कैसा है, मिलनसार है, आपसे लोग डेली नमस्कार करते हो, गुड मॉर्निंग बोलते हो या विश करते हो, तो ऐसे व्यक्ति को हम क्या कह सकते हैं, वो सोशली हेल्दी है। ठीक है, देखो, सोशली रूप से स्वस्थ पर्सन की विशेषताएं निम्न प्रकार से होती हैं। देखो, उसके अंदर व्यक्तियों के लिए सम्मान की भावना होनी चाहिए। ऐसा नहीं हो कि वो गाली वाली दे रहा हो, है ना, ऐसा सब कर रहा हो, ऐसी भावना नहीं होनी चाहिए। सम्मान की भावना होनी चाहिए। किसकी, सम्मान की भावना होनी चाहिए। किसी की हेल्प करने के लिए सदैव रहना चाहिए। मतलब उसका जो नेचर हो, मतलब कोई भी व्यक्ति हो, उसकी मदद करने के लिए हमेशा सदैव एग्रेसिव रहना चाहिए, आगे रहना चाहिए उसको। सामाजिक जिम्मेदारियों को निभाने के लिए सक्षम होना चाहिए। ठीक है, कोई भी जिम्मेदारी आ जाए, बड़ी आ जाए, तो उसके लिए वो हमेशा कैसा हो, सक्षम हो। ठीक है, अब हम जानते हैं डिटर्मिनेशन ऑफ हेल्थ। क्या क्या डिटर्मिनेशन होते हैं हेल्थ के। देखो, किसी व्यक्ति या समुदाय के स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले बहुत से कारक होते हैं। मतलब कोई भी कम्युनिटी है, समुदाय है ना, स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले कई सारे कारक होते हैं। मतलब किसी व्यक्ति की परिस्थिति एवं पर्यावरण ही उसके स्वास्थ्य की संख्या करता है कि वह व्यक्ति स्वस्थ है या नहीं। मतलब कि आसपास के लोग ही बताते हैं, या मतलब मतलब जो भी समाज के बीच में आप रह रहे हैं वही लोग आपके बारे में बताएंगे, ये व्यक्ति बहुत अच्छा है, इसका नेचर बहुत अच्छा है, मिलनसार व्यक्ति है। तो ये सब चीजें होती हैं। तो ये सब तुमने पढ़ा है, उसको क्या बोलते हैं, डिटर्मिनेशन ऑफ हेल्थ। ठीक है, ये सब डिटर्मिनेशन, मतलब डिटर्मिनेशन के कुछ पॉइंट भी हैं ये। जैसे क्या है, इनकम एंड सोशल स्टेटस। ठीक है, मतलब आय और सामाजिक स्तर। ठीक है, WHO के अकॉर्डिंग
क्या क्या तुम्हारे डायमेंशंस होते हैं वो सब जानते हैं। पहला इनकम एंड सोशल स्टेटस, दूसरा है एम्प्लॉयमेंट, मतलब व्यक्ति अगर रोजगार है तो वो व्यक्ति हेल्दी रह सकता है, ठीक है। अगर व्यक्ति एजुकेटेड है तो वो हेल्दी रह सकता है ना। एजुकेटेड का मतलब शिक्षित है या पढ़ा लिखा है, तो वो व्यक्ति कैसा है, हेल्दी रह सकता है ना। अगला है सोशल एनवायरनमेंट, ठीक है। मतलब सामाजिक वातावरण, मतलब उसका नेचर बहुत मिलनसार होना चाहिए, तो उस व्यक्ति को हम स्वस्थ बोल सकते हैं, ठीक है। फिजिकल एनवायरनमेंट, मतलब फिजिकली वो स्वस्थ होना चाहिए, जैसे अभी हमने बताया चमकते हुए बाल होने चाहिए, है ना, उसकी स्किन चमकनी चाहिए, तो ऐसा भी होना चाहिए, फिजिकल एनवायरनमेंट उसका अच्छा होना चाहिए। हेल्दी चाइल्ड डेवलपमेंट होना चाहिए, है ना। ये सब पॉइंट्स हैं, हम इसको आगे पढ़ते हैं थोड़ा थोड़ा करके। तो सबसे पहले अपना जो एक पॉइंट आता है वो आता है इनकम एंड सोशल स्टेटस, ठीक है। आय और सामाजिक स्तर, थोड़ा सा जानते हैं क्या होता है। अगर व्यक्ति, मतलब अगर व्यक्ति की इनकम अच्छी होगी, क्या होगी, इनकम, अगर व्यक्ति अच्छा अर्न कर रहा होगा तो वह अपनी हेल्थ का ध्यान अच्छे से रख पाएगा, ठीक है। तो वो क्या करेगा, अपनी जो हेल्थ का ध्यान है वो अच्छे से रख पाएगा और सोशल स्टेटस को भी मेंटेन कर पाएगा। अगर व्यक्ति पैसा कमा रहा है, ठीक है, व्यक्ति अच्छी मनी अर्न कर रहा है, तो वो अपनी हेल्थ के ऊपर ध्यान दे सकता है, अच्छा खान पान कर सकता है, तो ऐसे व्यक्ति को हम क्या बोल सकते हैं, ये व्यक्ति हेल्दी है। दूसरा हम जानते हैं एम्प्लॉयमेंट। देखो रोजगार होना भी बहुत जरूरी होता है। देखो रोजगार भी एक प्रकार का क्या है, हेल्थ डिटर्मिनेशन होता है, ठीक है। क्या है, रोजगार एक प्रकार का हेल्थ डिटर्मिनेशन होता है। यदि पर्सन को अच्छा रोजगार मिलता रहेगा तो वह डिप्रेस नहीं रहेगा। अगर मान लो तुम पढ़े लिखो हो, तुमने खूब अच्छे से पढ़ाई की है, अब तुमको नौकरी नहीं मिले, है ना, तो फिर तुम मतलब टेंशन फ्री रहोगे, नहीं रहोगे ना। तो मतलब जिसको अगर रोजगार मिल जाता है वो डिप्रेस नहीं रहेगा, ठीक है, और अपनी हेल्थ का ध्यान अच्छे से रख पाएगा, ठीक है। रोजगार होगा तो आप अपनी हेल्थ का ध्यान अच्छे से रख सकते हैं। दूसरा है आपका, सॉरी तीसरा है आपका एजुकेशन। देखो अभी हमने बताया कि शिक्षा भी बहुत जरूरी है। देखो अच्छी शिक्षा भी हेल्थ के लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है। अगर व्यक्ति अच्छे से पढ़ा है तो नौकरी उसे आसानी से मिल जाएगी, है ना। अगर पर्सन पढ़ा लिखा होगा तो वह अपनी हेल्थ स्टेटस को भी मेंटेन कर पाएगा। व्यक्ति अगर पढ़ा लिखा होगा तो उसे अच्छे से नौकरी मिल जाएगी, अच्छे से कमा सकता है ना। अगला है आपका सोशल इन्वायरमेंट। देखो सोशल इन्वायरमेंट क्या होता है, जहाँ पर्सन रह रहा हो या रह रहा है, वहाँ पर पर्यावरण अच्छा होना चाहिए। मतलब आसपास के लोग हैं वो कैसे होने चाहिए, बहुत अच्छे होने चाहिए, ठीक है। और अच्छे अच्छे लोग, उनका रहन सहन अच्छा होना चाहिए। मतलब अगल बगल के, हमने अभी बताया आपको, अच्छे अच्छे लोग रहना चाहिए, उनका रहन सहन अच्छा होना चाहिए, जिससे व्यक्ति का भी सामाजिक वातावरण बदल जाता है। जैसे आपने एक कहानी सुनी होगी, तालाब में एक गंदी मछली आ जाती है तो तालाब कैसा हो जाता है, गंदा हो जाता है। वही वाली चीज है सोशल एनवायरनमेंट, ठीक है। अगला है आपका फिजिकल एनवायरनमेंट। तो फिजिकल एनवायरनमेंट क्या होता है, अपने आसपास का एनवायरनमेंट कैसा है। यदि हमारे आसपास साफ सफाई रहेगी तो व्यक्ति कैसा रहेगा, स्वस्थ रहेगा। समझ में आया। अगला पॉइंट है आपका लिंग, मतलब जेंडर, ठीक है। और जेंडर बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। पुरुष व महिलाओं में अलग अलग आयु में अलग अलग बीमारियां होती हैं। जैसे मान के चलो, अगर लेडीज़ों की बात करें, जैसे ही वो 60 के आसपास या 50 के आसपास पहुंचती हैं तो उनके घुटनों में क्या होने लगता है, दर्द होता है, होने लगता है कि नहीं। तो यही चीज़ है। तो जो जेंडर भी है वो बहुत मैटर करता है, अलग अलग एज में अलग अलग डिजीज हुआ करती हैं, ठीक है। देखो बायोलॉजिकल जेनेटिक्स एनवायरनमेंट की बात करें तो बहुत से व्यक्तियों को जेनेटिक प्रॉब्लम भी होती है। जेनेटिक प्रॉब्लम क्या होती है, जैसे मान लो तुम्हारे पिताजी के बाल गिर रहे हैं, क्या गिर रहे हैं, बाल गिर गए हैं, तो ये हो सकता है ये प्रॉब्लम तुम में भी आए, तो उसको बोलते हैं जेनेटिक प्रॉब्लम, ठीक है।
बहुत से व्यक्ति को जेनेटिक प्रॉब्लम होती है जो पीढ़ी दर पीढ़ी ट्रांसफर होती रहती है। जैसे किसी के मान लो बाल झड़ रहे हैं, तो हो सकता है उसके बेटे के झड़े, और हो सकता है नहीं भी झड़े, या माँ से कोई बीमारी है, माँ को कोई दिक्कत है, तो वो हो सकता है आपको भी ट्रांसफर हो सकती है, वो जेनेटिक चीज़ें रहती हैं। ठीक है, अगला है पर्सनल हेल्थ प्रैक्टिसेस एंड कोपिंग स्किल्स। मतलब क्या है, व्यक्तिगत स्वास्थ्य प्रथाएं एवं प्रतिरोधक कौशल की बात अगर करें, तो स्वस्थ पर संतुलन बनाने के लिए सही खान पान रखना चाहिए। मतलब व्यक्ति को अगर स्वस्थ रहना है तो उसका खान पान कैसा होना चाहिए, सही होना चाहिए। जैसे कि और उसको क्या नहीं करना चाहिए, स्मोकिंग नहीं करनी चाहिए, ड्रिंकिंग नहीं करनी चाहिए, इन सब चीज़ों से क्या करे, दूर रहना चाहिए। स्वस्थ व्यक्ति को अच्छा खान पान करना चाहिए, ना कि वो शराब वराब पिएगा, तो उस व्यक्ति को हम स्वस्थ नहीं बोल सकते हैं। ठीक है, अगला है तुम्हारा मोर्टेलिटी इंडिकेटर्स क्या क्या होते हैं, है ना। मोर्टेलिटी इंडिकेटर्स की बात करें तो मृत्यु दर सूचक, कौन कौन से मृत्यु दर सूचक होते हैं, तो इसमें भी सब पॉइंट हैं। जैसे पहला आता है क्रूड डेथ रेट। मतलब क्रूड डेथ रेट का मतलब ये होता है अशोधित मृत्यु दर। ठीक है, समुदाय में प्रति वर्ष 1000 पर्सन मरने वालों की संख्या को हम क्या बोलते हैं। अगर किसी समुदाय में प्रति वर्ष अगर 1000 व्यक्ति मर जाता है, तो उसको हम बोलते हैं क्रूड डेथ रेट। जैसे मान लो आपका छोटा सा गांव है, उसमें प्रति वर्ष 1000 व्यक्ति मर जाते हैं, तो उसको हम बोलते हैं क्रूड डेथ रेट। ठीक है, अगला है लाइफ एक्सपेक्टेंसी, मतलब जीवन प्रत्याशा। देखो, नवजात शिशु के जन्म के पश्चाताप, है ना, या पश्चात आबादी में रहने वाले वर्षों की औसत की संख्या, इनका उपयोग व विश्व संख्या संकेत के रूप में प्रयोग किया जाता है। जैसे मान लो कि आपके गांव में पहले से ही 10 बच्चे रह रहे हैं, है ना, और इस वर्ष आपके गांव में 20-30 बच्चे और हो गए, है ना, तो उसको बोलते हैं लाइफ एक्सपेक्टेंसी। ठीक है, अगला है इंस्टेंट मोर्टेलिटी रेट, है ना, एक वर्ष में होने वाले नवजन्म बच्चे की मृत्यु एवं जीवित बच्चों की संख्या का अनुपात करना। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट का मतलब होता है जैसे एक वर्ष में कितने नए बच्चे जन्मे हैं और कितने बच्चे यहाँ पे एक्सपायर हो गए हैं, उसको ही बोलते हैं इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। ठीक है, अगला हम लोग पॉइंट पढ़ते हैं मोर्टेलिटी रेट। मोर्टेलिटी रेट की बात करें तो मृत्यु दर क्या होता है। देखो, प्रजनन काल के दौरान, है ना, मृत औरत की संख्या का अनुपात करना ही मृत्यु दर कहलाता है। जैसे मान लो कोई वुमेन प्रेग्नेंट है ना, उसके दौरान क्या हो, उसकी डेथ हो गई, तो उसके हम बोलते हैं मोर्टेलिटी रेट। ठीक है, अगला है प्रोपोर्शनल मोर्टेलिटी रेट, है ना। अनुपाल सॉरी अनुपातिक मृत्यु दर क्या होती है। देखो, ये हाल ही में सभी मृत्यु का अनुपात होता है। यह किसी समुदाय में पहली बीमारियां का आकलन करने की उपयुक्त सूचक है। जैसे मान लो एक गांव है, छोटा सा गांव, उसमें कोविड का एक पेशेंट पहुंचा। ठीक है, और उस गांव में धीमे 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 करके पूरा गांव ही इन्फेक्टेड हो गया कोविड का। तो उसके उसके दौरान, मतलब उस कोविड से कौन कौन व्यक्ति मरे, तो उसको हम बोलते हैं प्रोपोर्शनल मोर्टेलिटी रेट। ठीक है, अगला है तुम्हारा मोर्बिडिटी इंडिकेटर। मोर्बिडिटी इंडिकेटर क्या होता है। तो मोर्बिडिटी इंडिकेटर, है ना, द्वारा यह बताया जाता है कि पर्टिकुलर एरिया में किस बीमारी से कितने लोग इन्फेक्टेड हैं, और इसमें से कितने, और इनमें निम्न दर होते हैं। तो कौन कौन से निम्न दर होते हैं, जैसे मतलब कहने का मतलब है एक पर्टिकुलर एरिया में कोई डिजीज फैल गई है, तो उस डिजीज से कितने लोग इन्फेक्टेड है। जैसे बहुत समय पहले चिकन पॉक्स एक बीमारी फैली थी, बहुत तीव्रता से फैली थी, है ना। तो ऐसा नहीं वो सिर्फ एक ही घर रही, तो वो बीमारी ना एक एक करके बढ़ती चली गई, तो उसी को हम बोलते हैं। ठीक है, तो कौन कौन से इंडिकेटर, सबसे बोले इंसिडेंट रेट, मतलब घटना दर, अचानक से कुछ हो जाए, मतलब उसी को घटना दर बोलते हैं। किसी पर्टिकुलर टाइम में किसी एरिया में एक बीमारी से कितने लोग नए पेशेंट हुए हैं। जैसे मान लो वही कोविड का एक एग्जांपल ले लेते हैं, है ना। शहर से कोई व्यक्ति आया अपने गांव, उसे कोविड था, तो उस कोविड के पेशेंट ने क्या किया, पहले एक व्यक्ति से दूसरा हुआ, दो से तीन, तीन से चार, चार से 10, ऐसे करके क्या कौन कौन व्यक्ति एक डिजीज से इन्फेक्टेड हुआ, तो उसको ही बोलते हैं इन्फेक्टेड रेट। ठीक है,
उस अगला दूसरा हमारा पॉइंट है नोटिस रेट। तो नोटिस रेट क्या होता है? जो किसी पर्टिकुलर बीमारी के कितने नोटिफिकेशन हेल्थ अधिकारियों को प्राप्त हुए हैं, मतलब इसी को हम बोलते हैं नोटिस रेट। मतलब कोई बीमारी अगर फैल रही है, अधिकारियों को कितना क्या पता चला कि इस गांव में कितने पर्सन हैं जो इन्फेक्टेड हैं, है ना। पहले कोविड की न्यूज़ चला करती तो आपने उसमें देखा होगा कि चीन में इतने पेशेंट और कोविड के निकले, है ना। तो वो कैसे पता चलता था कि इतने पेशेंट आए? तो वो अधिकारियों के द्वारा पता चलता था। ठीक है। अगला है ओपीडी अटेंडेंस रेट। तो ओपीडी अटेंडेंस रेट का मतलब ये होता है एक पर्टिकुलर बीमारी से इन्फेक्टेड पेशेंट कितने ओपीडी में आए और कितने डिस्चार्ज हो गए। जैसे मान लो कोविड के टाइम पे क्या होता था, कोविड के टाइम में ये होता था, पेशेंट आता था, एडमिट भी होता था, और कुछ पेशेंट क्या होते तो ओपीडी में दिखा के चले जाते, तो पता भी नहीं चल पाता था वो इन्फेक्टेड है कि नहीं। तो मतलब कितने पेशेंट इस बीमारी से इंडोर हुए और कितने पेशेंट इस बीमारी से आउटडोर हो गए, है ना। अगला क्या है डिसेबिलिटी रेट। मतलब किसी पीरियड के दौरान कोई व्यक्ति, है ना, कोई व्यक्ति काम करने में असमर्थ है ना, उसी को हम क्या बोलते हैं डिसेबिलिटी रेट। अगर मान लो कोई व्यक्ति है, उसका अचानक से हाथ में चोट लग गई है, पैर में चोट या वो गिर गया है, तो वो असमर्थ है ना काम करने में, उसी को हम बोलते हैं डिसेबिलिटी रेट। ठीक। थैंक यू फॉर वॉचिंग। ऐसे वीडियो को देखते रहिए, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करो और बताओ वीडियो कैसा लगा। ठीक है। फिर से हम नई वीडियो डालेंगे आपके लिए, और वीडियो को शेयर करो, ज़्यादा से ज़्यादा देखो और नोट्स अपने सभी लोग प्रिपेयर कर लो। थैंक यू।